हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोला गया टू हैवी मेटेलिक प्लेट्स आर ज्वाइंट टुगेदर 90 डिग्री टू ईच अदर। एक लैमिनार प्लेट है जिसका मास 30 केजी है, लाइन ए बी पर हिंज्ड है, ठीक है। इन दोनों हैवी मेटेलिक प्लेट्स को ज्वाइन कर रही है, हिंजेस फ्रिक्शनलेस हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार शीट अबाउट एन एक्सेस पैरेलल टू ए बी, ओके। मीन्स जो एक्सेस है ए बी इसके पैरेलल टू, एंड सेंटर ऑफ मास जो कि लैमिनार प्लेट है उसके अबाउट कितना है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है। टू रबर ऑब्स्टिकल्स हैं पी एंड क्यू, ठीक है, जो कि दोनों मेटेलिक प्लेट्स पे फिक्स्ड हैं 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर फ्रॉम लाइन ए बी, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो इस तरह चूज की जाती है कि जो लैमिनार शीट का इम्पैक्ट करेगी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, लैमिनार शीट जब इम्पैक्ट करेगी दोनों मेटेलिक प्लेट्स को तो जो रिएक्शन होगी हिंजेस के ड्यू टू वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इनिशियल दी लैमिनार शीट हिट वन ऑफ द ऑब्स्टेकल विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड एंड टर्न्स बैक, ठीक है। If the impulse on the seat due to each obstacle is 6 न्यूटन सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द लैमिनार शीट फ्रॉम ए बी। तो मान लेते हैं जो लैमिनार शीट है उसका सेंटर ऑफ मास अपना y डिस्टेंस पे है, किससे, ए बी से, ठीक है। अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी डिस्टेंस पे, ये वाली जो डिस्टेंस है ए बी से, ये अपनी है y, ओके। तो अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार शीट अबाउट ए बी हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये एम बाई स्क्वायर, ठीक है। आई अबाउट ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, ठीक है। आई अबाउट सी एम कितना है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एम कितना है मास, लैमिनार शीट का मास है 30 केजी, 30 वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मीन्स जो अपनी ये लैमिनार प्लेट है ये क्या करेगी, यहाँ पे क्या करेगी, इस दूसरे ऑब्स्टेकल को जब स्ट्राइक करेगी तो वो कितनी स्पीड से करेगी, स्ट्राइक करेगी, इम्पैक्ट होगा, उसके बाद क्या करेगी, रिबाउंड करेगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास है लैमिनार प्लेट इसकी स्पीड क्या होगी, तो इस v ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट बिफोर स्ट्राइकिंग, ठीक है। लैमिनार प्लेट की बात कर रहे हैं तो स्ट्राइकिंग से पहले इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है स्ट्राइकिंग से पहले 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा पता है हमें, वाई डिस्टेंस पे जो इसकी लीनियर स्पीड हो जाएगी v, वो कितनी हो जाएगी अपनी v इनिशियल इज इक्वल टू वो हो जाएगी अपनी y इंटू 1 रेडियन पर सेकेंड, जिससे रिबाउंड करेगी वो कितनी हो जाएगी, मीन्स अब इसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है उसे मान लेते हैं अपन ओमेगा, ठीक है। तो जो इसकी फाइनल लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू वाई हो जाएगी, ओके। एंड इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी तो जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम रहेगा ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिनार प्लेट वो क्या हो जाएगा अपना, वो ओमेगा इंटू वाई प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये है अपना चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये इतना मतलब किसी स्पीड से यहाँ पे क्या करेगा, ओमेगा स्पीड से जा रही थी तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी, ठीक है। ओमेगा कितना था अपना 1 रेडियन पर सेकेंड, फिर कुछ स्पीड से ये वापस आएगी क्योंकि ये यहाँ पे एक अपना क्या लगा हुआ है, कॉर्क लगा हुआ है, जिससे स्ट्राइक करके क्या होता है, टर्न्स बैक करती हैं, ठीक है, जो अपनी लैमिनार प्लेट रहती है, ओके। ये तो अपना चेंज इन वेलोसिटी हो गया था टाइम्स मास कितना रहेगा लैमिनार प्लेट का 30, ये हो जाएगा अपना क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अपना चेंज इन लीनियर मोमेंटम इम्पल्स के इक्वल ही तो होता है, एंड जो सीट है इम्पल्स ऑन दी सीट ड्यू टू ईच ऑब्स्टिकल कितना है 6 न्यूटन सेकेंड, तो ये 6 न्यूटन सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 6 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, y कॉमन लेते हैं, y ऑफ ओमेगा प्लस 1 आ जाएगा अपना 30 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 30, और ये आ जाएगा अपना y ऑफ ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5। अब लीनियर इम्पल्स से तो अपनी इक्वेशन बन गई, अब एंगुलर इम्पल्स लिख लेते हैं अपना। तो एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा लीनियर इम्पल्स, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी कितनी हो जाएगी, जो अपना q है वो कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ से 0.5 मीटर पर है ना, ओके। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो अपने 0.5 मीटर के इक्वल हो जाएगी इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा अपना क्या, एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। लीनियर इम्पल्स कितना है अपना, वही 6 न्यूटन सेकेंड के इक्वल है, तो ये 6 इंटू 0.5 हो जाएगा। एंड एंगुलर इम्पल्स क्या होता है अपना, एंगुलर इम्पल्स होता है आई इंटू ओमेगा, ओके। तो आई इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या मीन्स आई तो अपना किसके अबाउट, ए बी के अबाउट, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अभी हम फाइंड कर चुके हैं कितनी आई थी, ओमेगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा आई ए बी
ओमेगा प्लस 1। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन रही हैं अपनी, आई ए वी, ठीक है, ऑफ ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ओके, एंड वाई ऑफ ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई ए वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 1/5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। आई ए वी अपना कितना था 1.2 प्लस 30y², तो ये हो जाएगा अपना 1.2 प्लस 30y² इज इक्वल टू 15y, और यहाँ से आ जाएगा 30y² माइनस 15y, ठीक है, प्लस 1.2 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ v² 225 माइनस 4 इंटू 30 इंटू सी कितना है अपना 1.2 डिवाइडेड बाई 2a कितना हो जाएगा 60। तो ये आ जाएगा अपना y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपना सिंपली 15 प्लस माइनस ओके 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 60। तो एक तो y की वैल्यू आएगी अपनी 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 60, एंड दूसरी क्या हो जाएगी 15 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 60, 9 7, 15 माइनस 9 कितना होगा 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाई 60, एंड दूसरी हो जाएगी अपनी 24 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी अपनी कितनी आएगी, वो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2/5 एंड 6 एकम से 1/10, दो y की वैल्यू आएंगी। अब ये y की वैल्यू आ गई, इससे हमें ओमेगा की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू अपनी 2/5 है तो ओमेगा प्लस 1 कितना हो जाएगा अपना 1/5, ओके, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से ओमेगा प्लस 1 कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है 0.5, यहाँ से ओमेगा कितना आएगा माइनस ऑफ 0.5 जो कि नेगेटिव है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अपन ने पहले भी नेगेटिव को क्या कंसीडर करा था पॉजिटिव। तो 1/10 देखेंगे, अगर अपनी y की वैल्यू 1/10 है तो ये कितना हो जाएगा 0.1 ऑफ ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितनी अपनी 1/5 मीन्स 0.2, तो यहाँ से ओमेगा प्लस 1 कितना आएगा अपना 2, तो ओमेगा कितना आ जाएगा अपना 1 रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो जो सीट है अपनी लैमिनार सीट वो 1 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगी टर्न बैक करेगी, ठीक है। तो अपने आंसर आ गए, अपनी y कितना आ गया, y अपना कितना आया है y इज इक्वल टू 1/10 लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो y आ गया अपना 0.1 मीटर, ठीक है, ए बी से 0.1 मीटर पर क्या है सेंटर ऑफ मास है, एट व्हाट एंगुलर स्पीड द लैमिनार शीट कम बैक 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये स्ट्राइक कितने से की थी 1 रेडियन पर सेकंड से, और बैक कितनी आ रही, मतलब जो आ रहा है वापस से वो भी अपना 1 रेडियन पर सेकंड आ रहा है, तो ये तो अपना कभी रुकने ही नहीं वाला है ना। हाउ मेनी इम्पैक्ट्स डज दी लैमिनार शीट कम टू रेस्ट, तो इन्फिनिटी स्टेप लेगी, मीन्स ये कभी रेस्ट पर ही नहीं आएगा, तो इनफाइनाइट स्टेप। इस तरह अपने तीनों आंसर आ गए, थैंक यू। Question is, a uniform disk of mass m, radius r, is projected horizontally with the velocity v0 on a horizontal rough floor so that it starts off with a pure sliding motion at t equal to 0. After time t0 seconds, it acquires pure rolling motion as shown in figure. Calculate the velocity of center of mass of the disk at t0. Assuming that the coefficient of friction to be mu, calculate t0. So finally in this question we have to calculate the velocity of center of mass and we have to calculate the time t0. So let's start. First of all, in the second situation at t equal to t0, this situation, let's say the velocity of center of mass will be v and the angular velocity be omega. So applying pure rolling concept, we should say that v equal to omega r, where r is, okay, here we have the first equation. Now we are going to apply second equation, that is angular momentum conservation about a point P somewhere on the ground. So let's write the equation. At t equal to 0, m v naught r should be equal to, at t equal to t naught, m v r plus I omega, where I is
moment of inertia. M V naught R is equal to M V R plus we are going to put the value of omega in it and also putting the formula of I for the disk V by R. So M and R get cancelled everywhere and we have left with V naught equal to V plus V by 2. So from here we get velocity of center of mass at t equal to t naught as 2 V naught by 3. So now let's talk about friction. Here on the disk, the friction force is acting and it is dissipating its energy. We're going to calculate friction. What is the value for the friction? The friction formula for friction is n mu, where n is the normal. So in our case, value of n is mg. So the friction is going to be mg mu. And the point should be noted here is that this frictional force is constant in nature. Okay. Now we are moving towards conservation of energy equation. So in first at t equal to 0, the energy would be half of mv naught square and it converts to the heat energy which is actually dissipating due to the frictional force, that will be mg mu, and let's say it would last at some distance x, that is the distance from here to here is x. Okay, mg mu x plus half of m v square plus half of I omega square. Just putting the values, half m v naught square equal to mg mu x plus 4 by 9 half of m v naught square. I'm just putting the value of v, that is v equal to 2 v naught by 3 in it, plus 1 by half of m r square by 2 into v naught square by r square. Sorry, I just forgot to write 4 by 9. 4 by 9 into 1 by 2. Okay, so just solving this equation, you will get mg mu x is equal to m v naught square by 6. You can find it by just solving this equation. So here we get x as v naught square by 6 mu g. Now, as I said before, the frictional force is constant, so we can use equations of motion for finding the acceleration due to the frictional force. That is negative acceleration. It is lowering its speed from v naught to v naught by 3. So first of all, we have to find the acceleration. So we will apply v square minus u square equal to 2as, where s is the displacement in our case, which is x. Okay, we know the v2 v naught square v naught by 3 whole square minus v naught square equal to 2a at the x. So value of x is v naught square by 6 mu g. Solving this, we will get minus 5 v naught square by 9 equal to v naught square by 3 mu g into a. From here we will get acceleration as
minus 5 mu g by 3. So we got the acceleration. Now we will apply the second equation of motion as v equal to u plus at. In our case, the time is t naught. So to get time, we will apply this. We know that v is 2 v naught by 3, u is v naught, and the a is minus 5 mu g by 3 t naught. Okay. After solving this, we will get 5 mu g by 3 t naught is equal to v naught by 3. On simplifying this, we just simply get the value of t naught, which is equal to v naught by 5 mu g. So this is our answer for t naught, as t naught is equal to v naught by 5 mu g. And already we have found the velocity of center of mass, which is asked in the question. So thanks for watching. इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर फिक्स्ड ब्लॉक दिया गया है, जिसके एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज पे हमने एक सिलेंडर रखा है. उस सिलेंडर का एक्सेस जो है वो उस एज के पैरेलल है. ठीक है, इस सिलेंडर का रेडियस हमें दिया हुआ है, और साथ में ये दे रखा है कि देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिलेंडर को रोल करवा देता है विदाउट स्लिपिंग. ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है कि कितना एंगल जो है वो सिलेंडर रोटेट करेगा बिफोर लिविंग द कंटैक्ट. मतलब उसका पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो है वो रेक्टेंगुलर एज से टच नहीं कर पाएगा. सेकंड है द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो छोड़ने के जस्ट पहले, मतलब पॉइंट ऑफ कंटैक्ट रिमूव हो जाए उसके जस्ट पहले वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, वो हमें पता करनी है. और उसी इंस्टेंट पे फिर बताना है कि ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा जब सेंटर ऑफ मास जो है वो इस हॉरिजॉन्टल जो आप देख रहे हो यहाँ पे उसके लाइन में पहुँच जाए. तो इसके लिए हम एक क्लियर फिगर बना लेते हैं. सपोज़ ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इस एज पे हमने सिलेंडर रखा हुआ है. ठीक है, तो अब सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा था. अब चूंकि ये रोल कर रहा है तो अब देखोगे कि ये पॉइंट जो है वो मूव नहीं करेगा, इसके बाद रोलिंग होगा. ठीक, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि अगर इस पॉइंट के बाद रोटेट होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा. ये सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा इस पॉइंट ओ के अबाउट. ठीक है, तो हमारा सिलेंडर पहले कुछ इस ओरिएंटेशन में था कि उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा सिलेंडर हो गया. ठीक है, ये तब का सिलेंडर है जब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है. ठीक, अब ये कुछ थीटा रोटेट किया है. ठीक, हमें बताना है किस थीटा पे ये कंटैक्ट छोड़ देगा. तो अब आप अगर सिस्टम को एनालाइज करोगे और सिलेंडर का एफबीडी बनाओगे, देखोगे ये हमारा अगर सिलेंडर है और ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा जो सेंटर से पास होगा, और इधर हमारा mg लगेगा. ठीक है, और आप देखोगे ये अगर mg इधर लग रहा है हमारा और ये थीटा मूव किया तो ये भी थीटा है, तो इस डायरेक्शन में mg का कौन सा कंपोनेंट लगेगा, तो वो लगेगा mg cos थीटा, और इधर लगेगा mg sin थीटा. ठीक है, तो अगर सपोज़ कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड अभी v है इस पॉइंट पे, तो हम क्या लिखेंगे mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. जब ये कंटैक्ट छोड़ेगा तब नॉर्मल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि अगर कंटैक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल कहाँ से लगेगा. तो ये कंडीशन हमारी होगी
जब कंटैक्ट जो है वो छूट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ कंटैक्ट। ठीक है, ये हमारा कंडीशन आ गया। अब हमें वी स्क्वायर ये निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई डिसिपेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। और अगर आपका ये देखोगे तो फ्रिक्शन जो अगर मान लो लग भी रहा है तो वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है वो स्टेशनरी है। तो अगर ये थीटा रोटेट किया है, ये भी हमारा आर था, ये भी हमारा आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो हम इसको आप देख सकते हो। ये हमारा रेडियस था, ये थीटा रोटेट करके इधर आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये लेंथ पता करनी है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ताकि हमें वी स्क्वायर का रिलेशन मिले। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रोटेशनल एनर्जी में प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, तो चेंज इन पी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पी करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये गेन इन काइनेटिक एनर्जीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में v जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, i जो है इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो ये एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसको हम हाफ m लिखेंगे वी स्क्वायर, और हाफ और i क्या हो जाएगा m आर स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा क्या हो जाएगा, क्योंकि नो स्लिपिंग है तो हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, नो स्लिपिंग के लिए कंडीशन होती है। तो ओमेगा क्या हो गया, v बाई आर आ जाएगा उसकी जगह। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनली, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। ये हो गया हमारा 3/4 एम वी स्क्वायर। ये जो है वो इसके बराबर आएगा, तो उसको हम इक्वेट कर देते हैं। हमारी तरह के एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर। एम कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर। अब आप देखोगे तो वी स्क्वायर क्या है, आर जी कॉस थीटा के बराबर इस इक्वेशन से, तो हम वो पुट कर देते हैं। तो आ गया जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा, और वी स्क्वायर आर जी कॉस थीटा के बराबर है। यहाँ से आप जी आर निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 कॉस थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 7/4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हिंस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स 4/7। तो ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर लिविंग कंटैक्ट विद द एज। तो आप देख सकते हो कि ये एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ कंटैक्ट है। ठीक है, और ये जस्ट बिफोर लिविंग कंटैक्ट विद द एज है। तो इसमें हम थीटा की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमें v मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 4/7। तो 4g/7 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। इससे वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4/7 rg। इससे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4/7 rg। तो इस इक्वेशन में हमें r के टर्म्स में ही निकालेंगे, तो हमारा आंसर हो गया v इज इक्वल टू 4/7 √rg। ठीक है, अब हमें निकालना है कि द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद द एज। ठीक है, तो यानी ये अगर हमारा एक क्लियर फिगर हम बनाते हैं
ये हमारा ऐसा रेक्टेंगल है और सेंटर ऑफ मास जो है वो रोटेट करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लाइन में आ गया है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जब वो कांटेक्ट ब्रेक किया उस पर कोई टॉर्क लग नहीं रहा था उसके बाद, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी, तो ओमेगा जो है वो कंजर्व रहेगा और आई हमारा था तो कांस्टेंट है, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अगर आई ओमेगा कांस्टेंट हो यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कब तक बढ़ रही है? जब तक कि वो कांटेक्ट ब्रेक नहीं कर रहा। उसके बाद जो भी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज के कारण बढ़ रही है वो सिर्फ ट्रांसलेशन में जा रही है, ठीक है। तो एट द टाइम हम पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालते हैं, वही हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि हमारा हो जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि नो स्लिपिंग थी तो इससे क्या गया हमारा 1/4 एम वी स्क्वायर और ये कितना हो गया 1/4 एम 4/7 आर जी, ठीक है। ये इक्वल हो गया एम जी आर बाई 7 के, यानी इस ओरिएंटेशन में काइनेटिक एनर्जी रोटेशन जो थी वो एम जी आर बाई 7 हो गई। और यहाँ पे जब हमारा सिलेंडर जब था, जब ये सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन के ऊपर थी, उस समय सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घट गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी में रोटेशन में बदल गई थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में ट्रांसलेशन में बदल गई थी। रोटेशन का हमें पता है कि कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो हम ट्रांसलेशन कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी चेंज हुई होगी वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में गई होगी, ठीक है। तो पी डेल्टा पी हम लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डेल्टा के ई ट्रांसलेशन प्लस डेल्टा के ई रोटेशन, ठीक है। अब ये मालूम है हमें, ये हम निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये आर था और ये आर नीचे आ गया, तो यानी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एम कैपिटल एम जी आर इज इक्वल टू डेल्टा के ई ट्रांसलेशन प्लस के ई रोटेशन कितना था एम जी आर बाई 7। इससे हमारी क्या वैल्यू आ गई डेल्टा के ई ट्रांसलेशन की, जो कि के इनफैक्ट के ई ट्रांसलेशनल है क्योंकि शुरुआत में तो ज़ीरो था, तो डेल्टा के ई ट्रांसलेशन के ई फाइनल सीधा हम लिख सकते हैं। ये कितना आ गया 6 mg/7, ठीक है। अब के ई ट्रांसलेशन बाई के ई रोटेशन अगर हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 6।